तो देखो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रीराइट यूजिंग एबल टू एंड रीराइट यूजिंग अनेबल टू। ठीक है, इस टॉपिक को वैसे मेनली कहा जाता है टू बी एबल टू। क्या कहा जाता है इसको? टू बी एबल टू। और इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से नंबर 1 होता है रीराइट यूजिंग एबल टू और नंबर 2 होता है रीराइट यूजिंग अनेबल टू। ठीक है, अब देखो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज मीन बाय एबल टू एंड व्हाट इज मीन बाय अनेबल टू। एबल का मतलब होता है कैपेसिटी, किसी काम को करने की, और अनेबल का मतलब होता है इनकैपेसिटी, किसी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मतलब मेरे अंदर कैपेसिटी है इंग्लिश पढ़ाने की। बट आई एम अनेबल टू टीच यू मैथ्स, आई एम अनेबल टू टीच यू मैथ्स, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है मैथ्स पढ़ाने की। तो एबल टू का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, अनेबल टू इनकैपेसिटी। आई बात समझ में? इतनी आपको बात समझ में आई सिर्फ? हाँ, अब देखो जिस सेंटेंस में हम लोगों को एबल टू और अनेबल टू यूज करना होता है, वहां पर हमको क्या दिया जाता है? जहां पर हमको रीराइट यूजिंग एबल टू या रीराइट यूजिंग अनेबल टू करना होता है, वहां पर हमको सेंटेंस में क्या दिया जाता है? तो देखो, जहां पर आपको एबल टू लगाना है, वहां पर आपको दिए गए सेंटेंस में या तो कैन होगा या कुड होगा। क्या होगा? कैन होगा या कुड होगा। और अगर आपको अनेबल टू लगाना है, तो दिए गए सेंटेंस में या तो कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को बोला गया कि रीराइट यूजिंग एबल टू, ये सेंटेंस को एबल टू लगाकर वापस से लिखो, तो ऐसे समय में दिए गए सेंटेंस में होगा कैन या कुड। और अगर आपको बोला जाए रीराइट यूजिंग अनेबल टू, तो समझ जाओ कि दिए गए सेंटेंस में होगा कैन नॉट या कुड नॉट। यहां तक आपको समझ में आया क्या? अब देखो इस टॉपिक का नाम क्या है? टू बी एबल टू। अब ये टू बी एबल टू का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो टू बी है ना, ये एक टाइप का वर्ब होता है। टू बी क्या होता है? ये वर्ब का एक टाइप होता है जिसमें आते हैं एम, इज या आर, वॉज या वेयर, विल बी या शॉल बी। ये सबके सब कहलाते हैं टू बी के फॉर्म्स। क्या कहलाते हैं? टू बी। ठीक है, जैसे कि जो वर्ब होता है, वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, टू बी, टू डू एंड टू हैव। ठीक है, तो उसमें से जो टू बी के फॉर्म्स होते हैं वो ये होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शॉल बी। इतना आपको समझ में आया क्या? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक है, जब इस सेंटेंस में हम लोग एबल टू या अनेबल टू लगाते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? टू बी एबल टू लगाना है। टू बी एबल टू या टू बी अनेबल टू, दोनों में से आपको कोई एक लगाना होता है। ठीक है, या तो टू बी एबल टू या टू बी अनेबल टू। तो इसका मतलब यह है कि आपको एम, इज, आर प्लस एबल टू, या एम, इज, आर प्लस अनेबल टू, वॉज, वेयर प्लस एबल टू, या वॉज, वेयर प्लस अनेबल टू, या विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, ये आपको यूज करना होता है। इतना आपको समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके आगे आपको क्या करना है।
अब अगर दिए गए सेंटेंस में ऐसा समझ लो आप कि कैन आता है, दिए गए सेंटेंस में अगर कैन आता है तो आप यहां क्या यूज करेंगे? एम या इज या आर प्लस एबल टू, ये लिख लो आप। अगर दिए गए सेंटेंस में कैन आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे एम या इज या आर प्लस एबल टू। अगर कुड आता है तो आप यूज करेंगे वॉज या वेयर प्लस एबल टू। अगर कैन आता है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे एम या इज या आर प्लस एबल टू। और अगर कुड आता है तो वॉज या वेयर प्लस एबल टू। अगर दिए गए सेंटेंस में कैन नॉट आता है तो आप लोग यूज करेंगे एम या इज या आर प्लस अनेबल टू। और अगर दिए गए सेंटेंस में कुड नॉट आता है तो आप लोग यूज करेंगे वॉज या वेयर प्लस अनेबल टू। ये चार बातें अगर आप लोगों ने ध्यान में रख ली ना, आप लोग एबल टू में कभी भी, एबल टू अनेबल टू में आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। कैन है एम इज आर प्लस एबल टू, कुड है वॉज वेयर प्लस एबल टू, कैन नॉट है एम इज आर प्लस अनेबल टू, वॉज वेयर कुड नॉट है वॉज वेयर प्लस अनेबल टू। इतना आपको समझ में आया? ओके, आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और आपको बोला जाए रीराइट यूजिंग एबल टू और रीराइट यूजिंग अनेबल टू, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही आएगा कोई भी, ठीक है। आप सबसे पहले देखना कि दिए गए सेंटेंस में कैन, कुड, कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक वर्ड है क्या। ये चारों में से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर होगा। अगर दिए गए सेंटेंस में कैन है तो आप एम या इज या आर में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, साथ ही यूज करेंगे आप एबल टू, ठीक है, उस कैन की जगह। और अगर दिए गए सेंटेंस में कुड है तो उस कुड को निकालकर आप उसकी जगह यूज करेंगे वॉज या वेयर प्लस एबल टू। ये दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वेयर लगेगा, और एबल टू। अगर दिए गए सेंटेंस में कैन नॉट है तो आप लोग यूज करेंगे एम या इज या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अनेबल टू। और अगर दिए गए सेंटेंस में कुड नॉट है तो आप वॉज या वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और साथ ही साथ यूज करेंगे अनेबल टू। अब जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल इसके हम लोग आज ले लेते हैं। जब हम लोग टेंस चेंज करते थे या टेंस को आइडेंटिफाई करते थे तो हम सबसे पहले कौन से वर्ड पे अटैक करते थे? बताओ, वर्ब पर, है ना। जब हम लोग किसी सेंटेंस का वॉइस चेंज करते थे तो हम सबसे पहले किस पर अटैक करते थे? नहीं बेटा, वर्ब पे ही, वर्ब पे। जब हम लोग नरेशन चेंज करते थे तो नरेशन चेंज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होता था? रिपोर्टिंग वर्ब, बराबर। और जब हम लोग डिग्री चेंज करते थे तो डिग्री चेंज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होता था? एडजेक्टिव, वेरी गुड। उसी तरीके से जब आप लोग किसी सेंटेंस में एबल टू या अनेबल टू लगा रहे हो तो दिए गए सेंटेंस को अच्छे से देखो और देखो वहां पर कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट है क्या। ये हमारे लिए अटैक करने वाले वर्ड्स होंगे जिन पर हमको सबसे पहले अटैक करना है। जो वर्ड रहेगा उसको हमको निकालना है, उसके बदले जो वर्ड्स मैंने आपको लिख कर दिए वो हमको उसमें डालने हैं। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं, ठीक है। ही कैन बीट the opponent in the ring। किसी पहलवान के बारे में बात हो रही है कि वो पहलवान अपने अपोनेंट मतलब अपने सामने वाले खिलाड़ी को रिंग में हरा सकता है। अब देखो
ये मैंने आपको उस दिन बोला था कि आपको कैन और कुड ये मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़नी है, मैंने बताया था आपको, बोला था। कैन क्या बताता है, बताओ, कैन क्या बताता है? मॉडल ऑक्सिलरी कैन एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। और कुड क्या बताता है? पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी। तो यहां पर देखो कैन मतलब वो अपने अपोनेंट, अपने सामने वाले पहलवान को कुश्ती में हरा सकता है, रिंग में। अब हमको करना क्या है, हमने इस कैन को तो देख लिया, अब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हम ही से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इस कैन के बदले हमको क्या लगाना है? एम इज आर प्लस एबल टू। तो ही के साथ क्या आएगा एम इज आर में से, बताओ? इज, वेरी गुड, इज। और कैन के बदले एबल टू। उसके आगे सेंटेंस एज इट इज, बीट द अपोनेंट इन द रिंग। यानी यहां देखो कैन के बदले हमने क्या यूज किया? इज एबल टू। ही इज एबल टू बीट द अपोनेंट इन द रिंग। आप देखेंगे कि यहां से हमने कैन निकाला और उसके बदले इज एबल टू लगाया, ठीक है। इज हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाया। और दिया गया सेंटेंस जो है वो उसमें कैन है, इस वजह से हमने एम इज आर में से इज लिया है, ठीक है। अगर यहां पर प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता तो हम आर लेते, अगर आय होता तो हम एम लेते। बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज है, पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज है। अब देखो आपके दिमाग में बात आई होगी कि कैन के बाद यहां बीट है और यहां एबल टू के भी बाद बीट है, तो क्या वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? आपके दिमाग में बात आई होगी, आई थी? हाँ, वेरी गुड। अब देखो यहां पर ये चेंज क्यों नहीं होता है वो बताता हूं मैं। मैंने जब आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, V1 बताया था, याद होगा आपको? हाँ, और उसी तरीके से एबल टू या अनेबल टू में ना ये टू आता है। तो जब हम ये टू और इस बीट को मिला देते हैं ना तो ये बन जाता है इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब में ये जो टू होता है, टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, वो भी क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इस वजह से हमको यहां पर वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहता है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझा क्या? वेरी गुड। अब हम इसके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेंगे और मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे किए जाते हैं। ओके, चलो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। I could gather some sticks to cook food. I could gather some sticks to cook food. मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर सकता था। क्यों? कुड कर सकता था, पास्ट टेंस, ठीक है। काय के लिए? खाना बनाने के लिए। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको बोला जाए कि भाई रीराइट यूजिंग एबल टू या रीराइट यूजिंग अनेबल टू, आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको कुड को यहां आइडेंटिफाई करना है। दिए गए सेंटेंस में है कुड, तो जब हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और कुड के बदले बेटा मैंने क्या बताया, क्या आएगा? वॉज या वेयर प्लस एबल टू, वॉज या वेयर प्लस एबल टू। अब आप बताओ आई के साथ वॉज आएगा कि वेयर आएगा? वॉज, और इसके बाद एबल टू, आई वॉज एबल टू। बाकी का सेंटेंस एज इट इज, गैदर सम स्टिक्स टू कुक फूड। आई वॉज एबल टू गैदर सम स्टिक्स टू कुक फूड। यहां देखो कुड के बदले हमने क्या लगाया? वॉज एबल टू। यहां बताओ इज एबल टू क्यों नहीं आया? बताओ,
वॉज क्यों लगाया हमने, इज क्यों नहीं लगाया? यस, क्योंकि कुड है, ठीक है, कुड है, इस वजह से। अगर कैन होता तो यहां भी हम एम लगाते, ठीक है, आई एम एबल टू लगता है ना, लेकिन यहां कुड है, इस वजह से हमको वॉज लगाना पड़ा। तो ये सेकंड एग्जांपल आपको समझा? ओके, चलो थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। They cannot satisfy the demand of common people. They cannot satisfy the demand of common people. वो लोग सर्वसामान्य जनता की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेटिस्फाई करना मतलब उनको यानी कोई चीज उनको पूरा यानी सबके सब उनको देना, यानी संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते। वो पब्लिक की डिमांड को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो जब हम इसको एबल टू अनेबल टू इसमें जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैन नॉट, है ना। तो जब हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दे। अब कैन नॉट है, इसका मतलब आएगा एम इज आर प्लस अनेबल टू। क्या आएगा, एम इज आर प्लस अनेबल टू। यहां पर दे है, दे के साथ एम की इज की आर, आर, दे आर, और ये कैन नॉट है इसलिए अनेबल टू। आगे का सेंटेंस वैसा का वैसा ही, सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ कॉमन पीपल। तो यहां देखो हमने कैन नॉट के बदले क्या लगाया, आर अनेबल टू। एक बात ध्यान में रखना कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लेना है, और कैन और कुड आता है तो एबल टू, और कैन नॉट कुड नॉट आता है तो अनेबल टू। इतना आपको समझ में आया? तो अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। शी कुड नॉट परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना। शी कुड नॉट परचेस एन एक्सपेंसिव ड्रेस। शी कुड नॉट परचेस एन एक्सपेंसिव ड्रेस। वो एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं खरीद सकी, वो एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं खरीद सकी। यहां पर देखो क्या आ गया है, कुड नॉट। मतलब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हमारा स्टार्ट होगा सब्जेक्ट शी से, और कुड नॉट आ गया है इसलिए क्या आएगा, वॉज या वेयर प्लस अनेबल टू। तो शी के साथ वॉज आएगा कि वेयर आएगा, बताओ बेटा। वॉज आएगा ना, सिंगुलर है ना। शी वॉज अनेबल टू परचेस एन एक्सपेंसिव ड्रेस। तो यहां देखो कुड नॉट के बदले क्या आ गया, वॉज अनेबल टू। तो इतना आपको समझा है क्या? ये चारों एग्जाम्पल आपको समझे क्या? हाँ। क्लास में कोई है जिसको नहीं समझा बिल्कुल भी? सबको समझ गया है? चलो, अब अगर मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दूं तो आप लोग मेरे को करके बताएंगे? ये लिखकर हो गया सबका? हाँ, तो अभी देखो मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स देता हूं। ये 4 हो गए, 6 मैं आपको देता हूं, हम लोग यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो 6 एग्जाम्पल्स और हम लोग लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो
हमने अभी तक जो 4 एग्जांपल्स लिए ना, उनमें चारों में हमने जनरली प्रोनाउंस यूज किए एज अ सब्जेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है, हम नाउन्स भी यूज कर सकते हैं। मनीष कैन बाय अ लग्जरी कार। मनीष एक लग्जरी कार खरीद सकता है, ठीक है। तो देखो जब हम इसमें एबल टू अनेबल टू लगाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर क्या लगा हुआ है, कैन। तो जब हम इसमें एबल टू या अनेबल टू लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मनीष। अब देखो कैन आया है तो एम इज आर प्लस एबल टू आएगा, बराबर। मनीष के साथ एम की इज की आर, बताओ। इज और साथ ही एबल टू। मनीष इज एबल टू बाय अ लग्जरी कार। अब एक क्वेश्चन पूछो आप लोगों से, आज का क्लास करने से पहले आपको पता था क्या? हाँ, आज का क्लास करने से पहले आपको पता था क्या कि एबल टू अनेबल टू इतना इजी हो सकता है? हमने देखो, वेरी गुड, हमने देखो अक्सर सुना है रीराइट यूजिंग एबल टू, रीराइट यूजिंग अनेबल टू, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि एबल टू कहां लगाना और अनेबल टू कहां लगाना। आपको एक बात बताऊं, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो नस देखकर पता कर ले कि मरीज को बीमारी क्या है, ठीक है। वैसे ही अच्छा टीचर वो होता है जो ये पता कर ले कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहां है। मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग पहले ही ढूंढ ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग इजी सी वो समझ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो चलो अगला एग्जांपल। द टीचर्स, हाँ बेटा, द टीचर्स कैन नॉट टीच properly in the online classes। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आए, बाकी लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये मेरा मानना है। द टीचर्स कैन नॉट टीच प्रॉपरली इन द ऑनलाइन क्लासेस। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से नहीं पढ़ा सकते। तो देखो यहां पर आ गया है कैन नॉट, है ना। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट द टीचर्स, और इसके बाद दिए गए सेंटेंस में कैन नॉट मतलब एम या इज या आर प्लस अनेबल टू। तो द टीचर से इसलिए आ जाएगा आर अनेबल टू टीच प्रॉपरली in the online classes। समझ में आए ये दोनों एग्जांपल्स? ओके, चलो अगला एग्जांपल। द गवर्नमेंट could handle the problems effectively। The government could handle the problems effectively। गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकती थी, ठीक है। यहां पर देखो क्या वर्ड दिया गया है, कुड। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट द गवर्नमेंट। अब यहां आ गया है कुड, तो क्या आ जाएगा, वॉज या वेयर, है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट एक है, मतलब वॉज, और कुड की जगह एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम्स
इफेक्टिवली। आई बात समझ में सभी को? ये 3 एग्जांपल्स मैं जो अभी आप लोगों को दे रहा हूं, ये 3 एग्जांपल्स आप लोग मुझे यहीं क्लास में करके बताएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 8, मोहन could not help the poor people. Example number 9, the students cannot complete their homework. और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, इंडिया कैन गिव एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है, चलो ये 3 सेंटेंस है, आप लोग मुझे जल्दी से ये करके बताएंगे। ठीक है, अब देखो हम यहां इनको सॉल्व करके देखेंगे और आप लोग चेक करेंगे आपके आंसर सही है या नहीं है। पहला सेंटेंस है मोहन कुड नॉट हेल्प द पुअर पीपल। दिए गए सेंटेंस में आया है कुड नॉट। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, कुड नॉट आया है, कुड मतलब वॉज या वेयर, है ना, और उसके बाद अनेबल टू, है ना, मोहन वॉज अनेबल टू हेल्प द पुअर पीपल। आया सभी का ये आंसर? हाँ। दूसरा देखो, दूसरे सेंटेंस में है वर्ड कैन नॉट। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, है ना, स्टूडेंट्स है, अनेक वचन है, तो एम इज आर में से क्या आएगा? आर। ठीक है, अनेबल टू, अनेबल टू क्यों? क्योंकि कैन नॉट है, आर अनेबल टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ये आया आंसर सभी का? वेरी गुड। तीसरा इसमें देखो कैन है, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंडिया, है ना, कैन है तो एम इज आर आएगा, इंडिया के साथ आएगा इज क्योंकि सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कैन है तो एबल टू, इंडिया इज एबल टू गिव एनीथिंग टू एनीवन, इंडिया किसी को भी कुछ भी दे सकता है कि नहीं? तो ये है हमारा रीराइट यूजिंग एबल टू, अनेबल टू। ये 10 एग्जांपल्स के साथ आपको ये फाइनली समझा क्या? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रीराइट यूजिंग एबल टू एंड रीराइट यूजिंग अनेबल टू। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे रीराइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, रीराइट यूजिंग एज वेल एज, रीराइट यूजिंग एंड रीराइट यूजिंग बोथ। ये चारों टॉपिक्स में एक कॉमन चीज होती है कि सेंटेंस में 2 चीजें होती है। ठीक है, ये चारों के भी, तो हम वो कल देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम एक सेंटेंस लेकर चारों सेंटेंसेस में उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।